नमस्कार दोस्तों। तो हम शुरू करते हैं। कल तक हमने पढ़े एफोरिज्म नंबर जो है 231 से 34 तक हमने पढ़ा, जिसमें हम बात कर रहे थे इंटरमिटेंट डिजीज़ की और अल्टरनेटिंग डिजीज़ की। तो उसके आगे आज हम पढ़ेंगे। अभी तक हमने पढ़ लिया कि जो है टिपिकल इंटरमिटेंट डिजीज़, जो कि दो टाइप की थी, नॉन फेब्राइल एंड फेब्राइल, और जो है अल्टरनेटिंग डिजीज़ दूसरी टाइप की। ठीक है, यहाँ पर 235 आज हमें पढ़ना है, जिसमें हैनीमैन सर ने इससे पहले जो इंटरमिटेंट डिजीज़ बताई, जिसमें कि स्पोरेडिक और एपिडेमिक डिजीज़ को छोड़ करके बताई, मतलब वो नहीं थी, स्पोरेडिक और एपिडेमिक टाइप की नहीं थी। जो 235 हम पढ़ेंगे उसमें हम स्पोरेडिक और एपिडेमिक डिजीज़ टाइप पढ़ेंगे। तो इसमें हैनीमैन सर कहते हैं 235 में, इन स्पोरेडिक और एपिडेमिक इंटरमिटेंस नॉट प्रिवेलेंट epidemically in marshy districts, we often observe that each attack is composed of two distinct stages, such as chill and then heat, or heat and then chill. But still more frequently, they consist of three stages: cold, heat and finally sweat. तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जैसे हम स्पोरेडिक एपिडेमिक इंटरमिटेंट्स में जो कि मतलब मार्सी एरियाज़ में देखते हैं, तो नॉर्मली क्या कहा गया है कि फीवर की जो है 3 स्टेज होती हैं। हीट आता है, देन स्वेट आएगा, देन कोल्ड आएगा, है। तो इस तरह से जो है एक 3 स्टेजेस मानी गई हैं फीवर की। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो मार्सी डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं है, वहाँ भी हम अटैक में ऑब्जर्व करते हैं कि 2 डिस्टिंक्ट स्टेज हमें मिलती है। ठीक है, चिल मिलेगी, मतलब कोल्ड मिलेगी, चिल मिलेगी, हीट मिलेगी, और हीट मिलेगी देन चिल मिलेगी। मतलब चिल पहले आ सकती है, हीट बाद में आ सकता है, या हीट पहले आ जाएगी, चिल बाद में आएगी। और मोर फ्रिक्वेंटली जैसे 3 स्टेज होती है, कोल्ड है, देन हीट है, देन फाइनली स्वेट है। हैंस द रेमेडीज सेलेक्टेड फॉर दीज डिजीज फ्रॉम द जनरल क्लास ऑफ प्रूव मेडिसिन, यूजुअली द नॉन एंटीसोरिक, should also possesses the power of producing in healthy persons the several successive stages similar to the natural disease. तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो हमने हमारी जो selected medicines हैं, proved medicines हैं, नॉन एंटीसोरिक भी, जो जिनमें इस तरह की stages जो हैं पाई जाती हैं। ठीक, तो the remedy is in its similitude of symptoms should correspond as closely as possible with the most प्रोमिनेंट एंड पिक्यूलियर स्टेज ऑफ द डिजीज़। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं सर कि जब भी हम मेडिसिन का सिलेक्शन करें तो इस बात का ध्यान दिया जाए कि जिस तरह की स्टेज और जिस तरह के सिम्टम वो दे रही है, उसी तरह की जो है हमें मेडिसिन उसको सेलेक्ट करके देनी है। ठीक, इट शुड बी होम्योपैथिक आइदर टू कोल्ड स्टेज एंड इट्स कोलेट्रल सिम्टम। तो वो होम्योपैथिकली सेलेक्टेड होनी चाहिए, या तो उसकी कोल्ड स्टेज या उसके कोलेट्रल जो भी सिम्टम्स हैं, मतलब जो हीट, कोल्ड और स्वेट, इनके अलावा भी क्या क्या सिम्टम्स उसमें आ रहे हैं वो सब मैच करने चाहिए सिलेक्शन ऑफ रेमेडी में, कह रहे हैं। और टू हॉट स्टेज एंड इट्स कोलेट्रल सिम्टम, यानी चिल के साथ कोलेट्रल सिम्टम हो या फिर हॉट के साथ कोलेट्रल सिम्टम्स हो, अकॉर्डिंग टू द मोस्ट मार्क पिक्यूलियरिटी ऑफ दीज स्टेज। जो मोस्ट मार्क पिक्यूलियरिटीज़ हमें उस समय दिखाई देंगी, उसी को हमें सेलेक्ट करना है। but a symptom which mark the condition of the patient during the period of intermission। और वो भी जैसे कि क्या है, ये तो एक तरह से इंटरमिटेंट डिजीज़ है, तो क्या होगा, एक स्टेज आएगी, फिर कुछ समय बाद दूसरी स्टेज आएगी, तो उसके बीच के अंतराल में भी जो सिम्टम्स हैं उन पर भी हमें गौर करना है, ध्यान देना है और सिम्टम मैच कराने हैं। वो गाइडिंग सिम्टम्स भी हो सकते हैं। तो पीरियड ऑफ इंटरमिशन शुड चीफली बी टेकन एज गाइड्स इन सेलेक्शन ऑफ मोस्ट स्ट्राइकिंग होम्योपैथिक रेमेडी। ठीक, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो इंटरमिशन के बीच की जो सिम्टम हैं वो भी गाइड कर सकते हैं सिलेक्शन ऑफ रेमेडी के लिए। तो यहाँ पर एक फुटनोट इन्होंने बहुत अच्छा दिया है हैनीमैन सर ने,
टू 122। तो यहाँ पर इन्होंने कितने टाइप की वैरायटीज़ को डिफाइन कर दिया है, जो कि जो पैथोलॉजी में जो एलोपैथ्स नहीं सोच सकते हैं। ठीक है, वो एक ही ढर्रे पे काम करते हैं। हाँ, हीट आए, कोल्ड आए, चिल आए, स्वेट आए या कोल्ड चिल आए, उन्हें इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ प्रूवियन बार्क, यानी कि जिससे हमारे यहाँ मेडिसिन बनी है, सिंकोना बार्क, ठीक है, तो वो उसी के जो है कंपाउंड्स देते हैं, चाहे कुछ भी टाइप का हो फीवर, उन्हें इससे मतलब नहीं होता है इंटरमिटेंस में। लेकिन हम यहाँ पर हैनीमैन सर क्या करें, हमारे पास काउंटलेस रेमेडीज़ हैं जो सिम्टम को जिस तरह के सिम्टम आ रहे हैं उनसे हम मैच करा के दवा दें। तो बहुत सारी दवाएं भी हैं हमारे पास, और बहुत सारी इस तरह से हम अगर इंटरमिटेंट में देखें तो बहुत सारे टाइप मिल जाएंगे हमको ना। तो पढ़ते हैं ये सब फुटनोट को कि पैथोलॉजी विच इज़ येट इन इट्स infancy knows only of one intermittent any alternating fever also called ague cold fever। यह कह रहे हैं पैथोलॉजी अभी भी क्या है, इन्फेंसी स्टेज में है, अपने बचपने में है, जिसको सिर्फ एक ही टाइप का इंटरमिटेंट फीवर समझ में आता है, जिसको इन्होंने वही मलेरिया कह दिया। ठीक है, this science assume that there is no other difference than that of time of reoccurrence of these attack, which are accordingly styled quadrian, tertian और quadrant एक्सेट्रा। तो इन्होंने कहा कि इनको सिर्फ यही समझ में आता है कि ये जो मतलब रिपीटिंग सिम्टम्स हैं, 2 दिन बाद या 3 दिन बाद या 4 दिन बाद रिपीटिंग करते हैं सिम्टम्स के, सिर्फ यही फीवर है। बट बिसाइड द पीरियड ऑफ अकरेंस ऑफ इंटरमिटेंट फीवर दे आर अ डिफरेंस ऑफ फार ग्रेटर इम्पॉर्टेंस। कह रहे हैं कि सिर्फ टाइम इंटरवल ही नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे डिफरेंस होते हैं। तो इन्होंने आगे इस पूरे फुटनोट में उस तरह के डिफरेंसेस बताए हैं कि कितने टाइप के होते हैं, हम इसको पढ़ेंगे। There are countless forms of such fever। कहते हैं countless forms हैं ऐसे fever, many of which cannot even be termed fever or ache because their paroxysms consist only of heat, other have only a cold stage। कह रहे हैं कि ऐसे फीवर्स हैं जिनको हमने जो है माना ही नहीं है कि वो इंटरमिटेंट में आते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें किसी में हीट ही स्टेज है ओनली, और किसी में ओनली कोल्ड स्टेज ही पाई जा रही है। ठीक है, स्टेज विद और विदाउट सब्सिक्वेंट पर्सपायरेशन, मतलब पर्सपायरेशन के साथ में है या फिर विदाउट पर्सपायरेशन है। स्टिल अदर विच आर मार्क्ड बाय कोल्डनेस ऑफ द होल बॉडी टुगेदर विद द सेंसेशन ऑफ हीट और बाय एक्सटर्नल हीट विद चिल। कह रहे हैं कि किसी के साथ क्या है, कोल्डनेस है पूरी बॉडी की, और उसके साथ साथ सेंसेशन है हीट का भी, या फिर कह सकते हैं कि एक्सटर्नल हीट है और विद चिल है, मतलब बॉडी के अंदर से चिल आएगी लेकिन उसकी एक्सटर्नल बॉडी में हीट है। ठीक है, अदर अगेन वेयर वन पैरोक्सिज्म कंसिस्ट ओनली ऑफ रिगर और कोल्डनेस, और एक पैरोक्सिज्म में क्या रिगर या कोल्डनेस आ रही है ओनली विद सब्सिक्वेंट फीलिंग ऑफ रिलीफ, लेकिन उसको फीलिंग है रिलीफ की। बट वेयर नेक्स्ट पैरोक्सिज्म कंसिस्ट ऑफ ओनली हीट, और दूसरा ही है जो उसका पैरोक्सिज्म आ रहा है उसमें क्या है, ओनली हीट है। ठीक है, विद और विदाउट सब्सिक्वेंट पर्सपायरेशन, उसके साथ पर्सपायरेशन है भी और नहीं भी है हीट के साथ। अदर अगेन दूसरा बता रहे हैं वेयर द हीट अपीयर फर्स्ट, जहाँ पर हीट पहले आती है चिल बाद में आती है। दूसरा है जहाँ पर चिल पहले आती है हीट फॉलोड करती है बाय ए पायरेक्सिया भी आता है, फॉलोड बाय ए पायरेक्सिया भी आता है इसमें। एंड वेयर अपॉन पर्सपायरेशन अपीयर अलोन, और कहीं कहीं पर पर्सपायरेशन ही अकेला आ रहा है, कंस्टिट्यूटिंग द सेकेंड अटैक ऑफन फॉलोइंग मैनी आवर्स आफ्टरवर्ड। सेकेंड अटैक बहुत घंटों बाद आ रहा है, मैनी आवर्स बाद आ रहा है। अदर अगेन वेयर पर्सपायरेशन इज वांटिंग ऑल टुगेदर, कहीं पर नहीं भी आ रहा है। एंड वेयर द एंटायर अटैक, कहीं कहीं पर इंटायर अटैक के दौरान है, विदाउट आइदर चिल हीट कंसिस्ट ओनली पर्सपायरेशन हो गया। और वेयर द पर्सपायरेशन इज प्रेजेंट ओनली ड्यूरिंग द हॉट स्टेज, और कहीं कहीं पर पर्सपायरेशन सिर्फ और सिर्फ हॉट स्टेज के साथ ही आ रहा है। ऑफ दिस काइंड देयर आर स्टिल इन्यूमरेबल अदर डिफरेंसेस। इन चीज़ों के साथ
के अलावा भी और भी डिफरेंसेस हैं। और क्या क्या डिफरेंसेस हैं? पर्टिकुलरली इन रिगार्ड टू द कोलेट्रल सिम्टम्स, किस तरह के कोलेट्रल सिम्टम के साथ ये सब चीज़ें आ रही हैं, जैसे कि सच एज पर्टिकुलर काइंड ऑफ हेडेक के साथ आ रहा है, या बैड टेस्ट है माउथ में, या नोजिया के साथ आ रहा है, वॉमिटिंग के साथ आ रहा है, डायरिया के साथ आ रहा है फीवर, या एब्सेंस और प्रेजेंस है थर्स्ट की, ठीक है। पर्टिकुलर काइंड ऑफ पेन है बॉडी में, लिम्स में, स्लीप में डिस्टर्बेंस है, डिलीरियम है, मेंटल अफेक्शंस हैं, कन्वल्जन्स हैं एक्सेट्रा अकरिंग बिफोर है, इसके पहले है, बाद में है, बीच में है, चिल के, हॉट के, है ना, ड्यूरिंग एंड आफ्टर हीट है, बिफोर एंड ड्यूरिंग आफ्टर पर्सपायरेशन के पहले हैं या बाद में है, एंड काउंटलेस अदर डिविएशंस ऑफ दिस काइंड, काउंटलेस डिविएशंस हैं इन सब चीज़ों के, ईच ऑफ विच कह रहे हैं ऑल ऑफ दीज आर एविडेंटली इंटरमिटेंट फीवर ऑफ वेरी डिफरेंट काइंड। इन सबको इन्होंने क्या कहा? इंटरमिटेंट फीवर, डिफरेंट काइंड के, ईच ऑफ विच नेचुरली डिमांड्स इट्स ओन ट्रीटमेंट, ओन होम्योपैथिक रेमेडी, ठीक है। हर एक सिम्टम के साथ क्या लगा हुआ है, ये एक अपनी ही रेमेडी की डिमांड करता है। इट मस्ट बी कन्फेस्ड दैट ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम कैन बी सरप्राइज्ड एज ऑफन द केस बाय लार्ज एंड इन्यूमरस डोजेस ऑफ सिनकोना बार्क। अब इनको एलोपैथी में क्या मिलती है? न्यूमरस डोजेस मिल जाती हैं सिनकोना बार्क की, और इट्स या फिर इसके फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस मिलती हैं, सल्फेट्स ऑफ कुनैन। That is to say, their periodical reoccurrence is extinguished by this drug through frequently, not without increase and oft repeated doses, but patient who had suffered from such intermittent unsuited for Syncona, like all those epidemic intermittent transversely entire countries and even mountains, or never cured by mere extinction of their typical character। कह रहे हैं कि सिर्फ सिनकोना बाग देने से ही इतने काउंटलेस फॉर्म्स ऑफ जो फीवर हैं वो नहीं जाएंगे, ठीक है। अब वो उस तरह का फीवर चाहे माउंटेन पे हो, चाहे फिर कहीं भी हो, मतलब किसी भी जगह हो, ठीक। लाइक ऑल दीज एपिडेमिक इंटरमिट ट्रांसवर्स इंटायर कंट्री माउंटेन टिपिकल कैरेक्टर। On the contrary, those patients only remain diseased in another way and often much more seriously than before by peculiar chronic Syncona disease, which resists even the effort of true healing art through persistent in the form of long time. For a long time, can such result be called क्यों? और मतलब कह रहे हैं कि सिनकोना बाग से इस तरह की डिजीज़ नहीं जाती है, एफर्टलेस जो होते हैं, और इनको ये क्योर कहते हैं। तो क्या ये क्योर हैं? इनके लिए क्या है? होम्योपैथिक रेमेडी सबसे बेस्ट है। और अकॉर्डिंग टू सेलेक्शन हमें कैसे करना है, हनीमैन सर बताते हैं कि किस तरह का फीवर है, किसके साथ क्या आ रहा है, उसके साथ उसके कॉन्कोमिटेंट्स क्या हैं, इन पर भी हमें ध्यान देना है। और मेन है एलिमेंट फ्रॉम, कारण ढूंढना है हमें क्यों आया, सबसे बड़ी बात, ठीक है। फिर इसमें एक और फुटनोट है 123, जिसमें हनीमैन सर ने डॉक्टर वॉन बोइंगहसन की बहुत तारीफ़ की है। उन्होंने कहा है, who has done more in behalf of our salutary art than any other of my disciple। कि उन्होंने बोइंगहसन सर ने किसी भी इन सर के, मतलब हनीमैन सर के डिसिपल जो शिष्य हैं उनसे सबसे ज़्यादा सैल्यूटरी वर्क किया है, ठीक है, इन इंटरमिटेंट फीवर पर, ठीक है। एंड ही हैज़ and was the first of furnished and admired illustration of this subject, and he has facilitated the selection of appropriate remedy for the greatest variety of fever epidemic in book। इन्होंने पूरी एक epidemics पर बुक लिखी है, फीवर्स पर, जो हमें पढ़नी चाहिए, अगर मौका मिले तो पढ़िए ज़रूर इसको, ठीक। बोइंगहसन सर की बहुत तारीफ़ की है कि इस तरह के इंटरमिटेंस टाइप के फीवर्स पर इन्होंने पूरी बहुत अच्छा सैल्यूटरी वर्क किया है, काम किया है, और पूरी बुक लिखी है। तो हनीमैन सर ने कितने वैरायटी के फीवर बता दिए, ठीक है। तो हम उसको सिर्फ नाम से हम नहीं
गिन सकते कि ये एपिडेमिक है, ये मतलब ये मलेरिया है, ये डेंगू है, या स्वाइन फ्लू है, या कोई भी एनी टाइप फीवर। हमें सिर्फ क्या देखना है, सिम्टम दिखने हैं, उनके कॉन्कोमिटेंट्स देखने हैं, और कहाँ से ये शुरू हो रहा है, क्या एलिमेंट आया, ये निकाल के हम मेडिसिन देंगे और वो हमारी मेडिसिन काम करेगी इन सब पे। ठीक, फिर वो चाहे माउंटेन पे रह रहा हो, ज़मीन में रह रहा हो, आसमान में रह रहा हो, पाताल में रह रहा हो, ये होता है क्यों। तो दोस्तों ये है 235 जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट एक तरह से कह सकते हैं एफॉर्डिज्म है हम लोगों के लिए, जो कि क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है, क्योंकि इस तरह के हम लोग हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तो हमें कैसे सेलेक्ट करना है मेडिसिन, इस पर ध्यान देना है थोड़ा। और सेलेक्ट करने के बाद जो हमारा पार्ट आता है कि किस तरह से मेडिसिन को एडमिनिस्टर्ड करना, देना किस तरह से है, ये भी बहुत ज़रूरी बात है। तो ये हैनीमैन सर ने इसके आगे के एफॉर्डिज्म 236 में बताया है, जिसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। तो तब तक के लिए बने रहिए साथ और होम्योपैथी पढ़ते रहिए, होम्योपैथी को आगे बढ़ाते रहिए। नमस्कार दोस्तों, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।